हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। उम्मीद करूँगी बढ़िया ही होगे, फर्स्ट क्लास हो गए, हेल्दी हो गए, हैप्पी हो गए और होना भी चाहिए। नोटिफिकेशन आउट हो गया, लेकिन सीरियस होने की भी ज़रूरत है स्टडीज़ को लेके, क्योंकि सिलेबस बहुत है, कंपटीशन बहुत है। और अब तो 2 स्टेजेस में होने वाला है, प्री भी होगा, मेंस भी होगा, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। और प्लीज़ रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग को मैं ऑलरेडी कल की एक मैंने स्पेशल एक स्पेसिफिक क्लास इसी के लिए ली थी, डिस्कशन के लिए। तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्री में आएंगे आपके 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 120 जो आएंगे वो सब्जेक्ट से आएंगे, जो भी सब्जेक्ट है। जैसे अभी बायोलॉजी की बात करूँ तो बॉटनी और जूलॉजी से आएंगे। एंड 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे जनरल स्टडीज़ से। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी कल की एक स्पेशल क्लास में बता चुकी हूँ। टोटल आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। एंड यस, निगेटिव मार्किंग आपकी हो रही है। कितनी हो रही है निगेटिव मार्किंग? तो निगेटिव मार्किंग हो रही है आपकी 1/3। क्लियर है ना? कोई टेंशन कन्फ्यूज़न? एक चीज़ मैंने और आपको बता दी थी, जो प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो जो मेन एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके टोटल आएंगे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे शॉर्ट, जिसको आपको लिखना होगा 125 वर्ड्स में। 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे लॉन्ग, जिसको आपने लिखना होगा 200 वर्ड्स में। पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें करनी है, घुमा फिराने वाली बातें हमें करनी नहीं है। और रिटन की अभी से प्रैक्टिस कर दो। टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे। एंड यस, नेगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट और सब कुछ प्रोसेस जो होगा, हम ऑलरेडी कल इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो लैंड कर लो। आप लोग जानते ही हैं ग्रेट टूर पे प्लेलिस्ट बनी है, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। ये हमारी जूलॉजी की क्लासेस चल रही हैं और जल्दी हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे अपने जूलॉजी का। अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी क्लासेस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप चाह रहे हैं बॉटनी क्लासेस का। अभी तक ऐसा मुझे किसी का भी ऐसी कोई कमेंट ऐसा नहीं दिखा कि हाँ मैम हम चाह रहे हैं क्लासेस, या किसी के भी ऐसे थॉट्स मुझे लग नहीं रहे हैं बॉटनी क्लासेस के लिए कोई चाह रहा है। बट कोई बात नहीं, चाह रहे हो तो बताना, नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, जूलॉजी करते हैं। बाकी प्रीवियस क्लासेस देख लेना। और आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। आप लोग अगर न्यू लर्नर हैं तो प्लीज़ क्लासेस पहले वाली अटेंड कर लीजिएगा। और क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, शाम को 6 बजे होती हैं। अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कई बार क्लास में बता चुकी हूँ, मैं हर एक टॉपिक को ज़्यादा ही डिटेल में बढ़ाती हूँ, एग्जाम्पल्स को, हर एक छोटे पॉइंट को जो मुझे लगता है कि हाँ बताना चाहिए। ये कह लो 0 to हीरो वाला सीन चल रहा है यहाँ। तो बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ बता रही हूँ मैं, फर्स्ट क्लास से। और कई लोग हो सकता है सोचते हो कि मैम एक एक टॉपिक को इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों पढ़ा रही हैं, कब सिलेबस होगा। तो मैंने पहले ही बोला था क्लासेस लंबी चलेंगी, क्योंकि डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। अब आप देख लो, अब नोटिफिकेशन आया है, 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन कितना है, टोटल 332 वैकेंसीज़ हैं। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, लेवल अप करना है हमें, तो उसके लिए देखो डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी यही बात बोली थी और देखो वही हुआ। वैकेंसीज़ कब आ जाए मैंने बोला था पता नहीं चलेगा आप लोग को, और अचानक आ जाएगा नोटिफिकेशन। वैसा ही हुआ, नोटिफिकेशन आ गया। बहुत टाइम से सुन रहे थे बट आ नहीं रही थी वैकेंसी, बट अब आ चुकी हैं। तो डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था। अब आप समझ गए होगे क्यों हम हर चीज़ इतना डिटेल में पढ़ रहे थे। बाकी प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, नहीं देखी हैं तो। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में और ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। देन आगे हम बायोडाइवर्सिटी वगैरह पढ़ेंगे मंडे से। एंड 2 डेज़ में वो सारा कंप्लीट करके हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे और जल्दी से वो टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। तो क्या है रेडियो एक्टिव प्रदूषण? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन refers to the presence of radioactive substances in the environment that release harmful ionizing radiation like alpha, beta, gamma rays which can damage living cells and DNA। यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण का क्या अर्थ है? मतलब है वातावरण में, आपके पर्यावरण में मौजूद क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की उपस्थिति जो है पर्यावरण में,
वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं बहुत सारे हानिकारक रेडिएशन को, है ना। आयनकारी विवरण जो हो गए उनको क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, पर्यावरण में ऐसे रेडियोधर्मी यानी रेडियोधर्मी यानी रेडियोएक्टिव तत्व यानी सब्सटेंसेस की उपस्थिति, जो मैं बता चुकी हूँ, प्रेजेंस, जो हानिकारक आयनकारी आयनकारी विवरण जो होते हैं, यानी रेडिएशन जो हो गई, विकिरण होगा एक्चुअली, विकिरण होगा, विवरण नहीं, विकिरण यानी रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे हो गई आपकी क्या, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी आपका रेडियोधर्मी क्या प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण में ऐसे रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति जो हानिकारक आयनकारी विकिरण छोड़ते हैं यानी रेडिएशन छोड़ते हैं, और ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं लिविंग सेल्स के लिए भी, डीएनए के लिए डैमेज कर देती है लिविंग सेल्स को भी, और डीएनए के लिए, टोटली लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए क्या है ये, पर्यावरण के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सबके लिए क्या है ये, हानिकारक है। क्लियर है इतनी बात? कंफ्यूजन है तो बताओ कौन कौन सी रेज होंगी, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। क्लियर है? तो ये क्या करेंगी, ये कोशिकाओं को, लिविंग सेल्स को और डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें आप देख नहीं सकते, ये क्या है, इनविजिबल है, कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, बदबू नहीं है ना। लेकिन ये जो है सबसे खतरनाक पॉल्यूशन में से ये एक फॉर्म है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। जितने भी पॉल्यूशन है उनमें से कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म है ये पॉल्यूशन की। सबसे खतरनाक प्रदूषण में से एक है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाफ टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके। लेट्स सी क्या है ये हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु। अर्ध आयु तो क्या है, अर्ध आयु हम कह सकते हैं किसी तत्व की आधी मात्रा के विघटन यानी डिकम्पोज में लगने वाला समय, वो क्या है, वो है आपकी हाफ लाइफ। यानी अर्ध आयु क्या है, किसी भी तत्व की आधी मात्रा है, किसके लिए, मात्रा के विघटन में लगने वाला समय। किसी भी तत्व की, सब्सटेंस की आधी मात्रा के विघटन में लगने वाला समय है आपकी हाफ लाइफ। क्लियर हुआ या थोड़ा और डिटेल में समझना है? चलो देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं है ना, एग्जाम टाइम है तो सब क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। और कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूं, क्लियर कर लूं और विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ आपकी जो हाफ लाइफ है यानी अर्ध लाइफ है ना, अर्ध आयु कह सकते हो आप। अर्ध आयु किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वह समयावधि होती है जिसमें उसकी मूल मात्रा का आधा हिस्सा विघटित यानी डिके होकर समाप्त हो जाता है।
क्लियर हुआ? हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वो समयावधि होती है जिसमें उसकी जो मूल मात्रा का आधा हिस्सा डिके होकर समाप्त हो जाता है। क्लियर? समझ आया हाफ लाइफ क्या है, अर्ध आयु क्या है, या और डिटेल में समझना है? चलो एक काम करते हैं, और इजी लैंग्वेज में हाफ लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अगर आपके पास 100 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ है, ठीक है, तो एक हाफ लाइफ बीतने के बाद वो कितना रह जाएगा? वह सिर्फ 50 ग्राम शेष बचेगा। क्लियर है? अगर आपके पास 100 ग्राम कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसका, या कह सकते हो तो एक हाफ लाइफ बीतने के बाद यानी एक अर्ध आयु बीतने के बाद कितना बचेगा? सिर्फ 50 ग्राम शेष बचेगा, है ना? इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। फिर अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ, अगली हाफ लाइफ में भाई अगली अर्ध आयु में ये है जो 50 ग्राम बचा है का आधा कितना हो जाएगा? 25 ग्राम रह जाएगा, है ना? अब 25 ग्राम रह जाएगा, उसके बाद आधी आयु कह सकते हो, अर्ध आयु के बाद कितना रह जाएगा? इसका और आधा यानी 12.5 ग्राम, उसके बाद 6.25 ग्राम। ये चलता ही रहेगा इसी तरीके से, है ना? ये चलता ही रहेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? बताओ, समझ आ गई? जैसे चलो एक और उदाहरण लें, जैसे कि ये हाफ लाइफ बीतने के बाद की लिख देती हूँ यहाँ, हाफ लाइफ बीतने के बाद, है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ बची हुई मात्रा। चलो देख लेते हैं, जैसे कि 0 है, 100 ग्राम बची हुई मात्रा, फर्स्ट हाफ लाइफ है ना? पहले कितनी है? 100 ग्राम है, फर्स्ट हाफ लाइफ है इसकी, तो कितनी हुई? 50 ग्राम। सेकेंड हाफ लाइफ में 25 ग्राम, थर्ड हाफ लाइफ में कितनी होगी? 12.5 ग्राम, फोर्थ हाफ लाइफ में कितनी होगी? 6.25 ग्राम। इसी तरीके से धीरे 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 खत्म होता है, लेकिन पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता। धीरे 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 इस तरीके से ये कम होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। समझ आ गई आपको हाफ लाइफ? क्लियर हो गई? अब चलो वापस आते हैं, हम जो बात कर रहे थे, अब बात हम कर रहे थे, नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन सिकनेस। ये क्या है? ये इलनेस है जो किस वजह से हो रही है? ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन। पहले तो मैं रेस कर रही हूँ इसे, यानी रेडिएशन सिकनेस इलनेस कॉज्ड बाय ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन, यानी इनका गया अत्यधिक विकिरण किरण के कारण उत्पन्न रोग हैं। ये क्या हो गई? आपकी रेडिएशन सिकनेस हो गई, जिस वजह से हो रही है ओवर एक्सपोजर टू रेडिएशन, यानी अत्यधिक विकिरण के कारण उत्पन्न रोग है ये। म्यूटेशन क्या है? ये हम जानते हैं, परमानेंट चेंज इन डीएनए। किस वजह से? रेडिएशन की वजह से जो हो रहा है वो होगा आपका म्यूटेशन। उत्परिवर्तन कह सकते हो, उत्परिवर्तन, डीएनए में स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज। म्यूटेशन पे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, किया या नहीं किया? क्लास आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोग को? आगे बढ़ा जाए।
चलो नेक्स्ट 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 क्या है, चलो देखते हैं। मेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मुख्य रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से होंगे? तो ये आ गया आपका कौन सा, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, देन आ जाता है आपका क्या, सीजियम 137, आयोडीन 131 एंड देन रेडोन 222। इनकी हाफ लाइफ कैसी होगी, लंबी होगी। किसकी, यूरेनियम की। और रेडिएशन कौन सा होगा इसमें, विकिरण प्रकार कौन सा होगा, अल्फा होगा। प्लूटोनियम का बहुत लंबी होगी, यहाँ पे मेंशन की ज़रूरत नहीं, लिखा ही हुआ वेरी लॉन्ग। रेडिएशन टाइप अल्फा होगा। देन आपका सीजियम 137, इसकी हाफ लाइफ 30 ईयर्स होगी और रेडिएशन होगी गामा। आयोडीन की 8 डेज होगी हाफ लाइफ, और बीटा और गामा रेडिएशन टाइप होंगे। और रेडोन की 222 जो है, रेडोन 222, इसकी हाफ लाइफ होगी, अर्ध आयु होगी 3.8 डेज। क्लियर है। इसकी रेडिएशन टाइप यहाँ लिखा नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ कौन सा होगा, अल्फा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो, मेजर सोर्सेस क्या होंगे किसके, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, यानी मुख्य स्रोत क्या होंगे? तो सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, लीकेज और एक्सीडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेंशन है चेरनोबिल एंड फुकुशिमा। फुकुशिमा यानी यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे चेरनोबिल, फुकुशिमा, फुकुशिमा दुर्घटनाएं, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होंगे ये भी मुख्य स्रोत में से एक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का, में दुर्घटनाएं, ये दा है। एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग हो गई, एयर एंड अंडरग्राउंड टेस्टिंग रिलीजेस रेडियो एक्टिव डस्ट। एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग जो हो गई आपकी, परमाणु बम परीक्षण, इसे रेस कर रही हूँ, कौन सा, एटॉमिक बम टेस्टिंग हो गई, ये भी मुख्य स्रोतों में से एक है जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के हैं, परमाणु बम परीक्षण। हवा व ज़मीन में विस्फोट से क्या होता है, रेडियो एक्टिव डस्ट रिलीज होती है, यानी रेडियोधर्मी धूल जो है वो फैलती है। फिर आ जाएगा आपका क्या, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम, इसको इरेज कर रही हूँ मैं, यानी यहाँ पे लिख देती हूँ यूरेनियम का खनन और प्रोसेसिंग। भारी मात्रा में कचरा जो है वो उत्पन्न होता है, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट। देन मेडिकल वेस्ट है, वो भी मुख्य स्रोतों में से एक है, फ्रॉम रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। मेडिकल वेस्ट जो आता है, चिकित्सा कचरा जो हो गया आपका, ये भी क्या है, एक मेजर स्रोत है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का, कौन सा आपका, चिकित्सा कचरा। क्लियर है इतनी बात। रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन से जो आता है मेडिकल वेस्ट। देन इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या, इम्प्रॉपर डिस्पोज होना, यानी अनुपयुक्त, यहाँ पहले इरेज कर रही हूँ मैं, अनुपयुक्त निपटान। ये कहाँ से आ रहा है, रिसर्च और लैब्स हो गई, है ना, और हॉस्पिटल से जो आ रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, अस्पतालों से, रिसर्च लैब से निकला हुआ कचरा। देन नेचुरल सोर्सेज हो गए, प्राकृतिक स्रोत हो गए, जैसे कि रेडियोन गैस एमिटेड फ्रॉम रॉक, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन चट्टानों से निकलने वाली ये रेडियोन गैस, ये क्या है, ये भी मुख्य स्रोतों में से एक है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो थायराइड हो गया, बोन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, बोन मैरो और ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है ऑफस्प्रिंग में, अगली पीढ़ी में, यानी जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। इम्यून सिस्टम सप्रेशन हो सकता है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उसमें कमी हो सकती है, किसमें, रोग प्रतिरोधक
रोधक, ये रा है ना, रोधक क्षमता में कमी, पूरा सही से लेती हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रेडिएशन, बीमारी या मृत्यु। ठीक है, तो ये सारे हानिकारक प्रभाव किस पे पड़ रहे हैं? मनुष्य पे, मानव पर पड़ रहे हैं। और पर्यावरण में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, पौधों में भी और जानवरों में भी। सॉइल इनफर्टिलिटी है ना, मिट्टी की उर्वरता कम होना, मिट्टी की उर्वरता में कमी, जलीय परिस्थितिकी असंतुलन यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन ऑफ फूड वेब, खाद्य श्रृंखला में दीर्घकालिक प्रभाव, और बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी? अफेक्ट होगी, यानी जैव विविधता पे भी इसका नकारात्मक असर होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, इसका एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं। आफ्टर द चेरनोबिल डिजास्टर, थाउजेंड्स डेवलप थायराइड कैंसर एंड द एरिया इज स्टिल अनसेफ फॉर हैबिटेशन। यानी चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? 1986 में। उसके बाद हज़ारों लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारी हुई है ना, थायराइड कैंसर हुआ, और वो क्षेत्र आज भी क्या है? अनसेफ है रहने के लिए, आज भी असुरक्षित है। देन टाइप्स ऑफ रेडिएशन, तो 3 टाइप्स की रेडिएशन होंगी आपकी, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जल्दी से इन्हें देख लेते हैं, पेन ले लेती हूँ और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। सबसे पहले आ जाती है अल्फ़ा, ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग है, ब्लॉक्ड बाय पेपर और स्किन, सॉरी। ये जो होती है सबसे कम प्रवेश कर पाती है, सबसे कम प्रवेश करने वाला होता है आपका अल्फ़ा। ये ब्लॉक्ड की जा सकती है कागज़ और स्किन से भी। क्लियर है इतनी बात? सबसे कम ये कह सकते हो प्रवेश करेगी, एंटर करेगी। क्लियर है? तो यहाँ लिख देती हूँ, सबसे कम प्रवेश करने वाला कौन होगा आपका? अल्फा। कागज या त्वचा से ये रुक जाता है। बीटा मॉडरेट पेनिट्रेशन होगा, मध्यम स्तर का प्रवेश होगा इसमें। ये एल्युमिनियम शीट से क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड किया जा सकता है, यानी इसे रोका जा सकता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कह लो तो कौन सा होगा आपका? गामा होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा आपका कौन सा? गामा। सबसे खतरनाक होगा आपका गामा। सीसा जो हो गया, उससे या कंक्रीट शील्डिंग से इसको रोका जा सकता है। सीसा या क्रंटिक कह सकते हो, नहीं सॉरी, एक्चुअली शीशा या कंक्रीट शील्डिंग से आप इसको रोक सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? अल्फा होगा वो जो है सबसे कम खतरनाक कह लो, है ना, उसे रोका जा सकता है, कागज़ और त्वचा से भी इसे रोका जा सकता है। सबसे कम कह सकते हो प्रवेश करता है ये। दूसरा बीटा मॉडरेट है ना, इसे आप एल्युमिनियम शीट से रोक सकते हैं। गामा सबसे खतरनाक है, इसको आप लेड से, शीशा से और कंक्रीट शील्डिंग से रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेमस न्यूक्लियर डिजास्टर, ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया बाई चांस अगर आ जाता है तो। चेरनोबिल 1986 ईयर है। ये जो नेम है ये दुर्घटना के नाम है ना, दुर्घटना के, यहाँ लिख देती हूँ, ये दुर्घटना के नाम है ना। सबसे पहले आ गया आपका चेरनोबिल, 1986 में हुआ। कहाँ पे, कौन सी कंट्री में हुआ? यूक्रेन में हुआ। किस वजह से हुआ? कारण क्या था? रिएक्टर एक्सप्लोजन इसका कारण था। दूसरी दुर्घटना हो गई आपकी फुकुशिमा, 2011 में जापान में हुई अर्थक्वेक और सुनामी, इसके कारण थे। देन 3 माइल आइलैंड 1979 ईयर में हुआ था, यूएसए में हुआ था, और इसके कारण थे रिएक्टर कूलिंग फेलियर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम भी कह सकते हैं इसको, है ना, रोकथाम के उपाय। सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर
वेस्ट, यानी रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित क्या निपटान, है ना, सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यानी पेन ले लूँ, रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान, यानी सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। देन यूज ऑफ लिड शील्ड्स एंड प्रोटेक्टिव केयर, यानी शीशे की परत, और यहाँ पे लिख देती हूँ, शीशे की परत और सुरक्षा किट का उपयोग करें, सुरक्षा किट का प्रयोग। ये नोट कर लो। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ रेडिएशन लेवल, यानी रेडिएशन लेवल का क्या मॉनिटरिंग करना, रेगुलेशन करना, नियंत्रण करना, निगरानी और नियंत्रण करना। क्लियर है? रेडिएशन स्तर का, लेवल का नियंत्रण करना, निगरानी करना। ये इरेज कर दूं, इरेज कर देती हूँ क्योंकि अब हमें नेक्स्ट भी देखना है। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस न्यूक्लियर डिपेंडेंसी, यानी कौन सी ऊर्जा हो गई जो नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि आपका कौन सी हो गई, सौर हो गई, पवन हो गई, की ओर बढ़ना। क्लियर? नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड सेफ्टी ड्रिल्स, यानी जागरूकता, है ना, जन जागरूकता, एक्चुअली जन जागरूकता और सुरक्षा परीक्षण, सेफ्टी ड्रिल्स। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ा जाए। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रदूषण नियंत्रण और यंत्र के बारे में, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल एंड डिवाइसेस, यानी प्रदूषण नियंत्रण और यंत्र। चलिए देखते हैं, सबसे पहला इसमें क्या आ जाता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर्स, डिवाइसेस फिटेड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट सिस्टम टू रिड्यूस हार्मफुल गैस एमिशन। ये जो डिवाइस होते हैं, ये जो क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, ये व्हीकल्स में फिट होते हैं, है ना। वाहन में एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ना, जो उसमें फिट होते हैं, और ये कम करते हैं हार्मफुल गैसेस के इमिशन को, हानिकारक गैसों को ये कम करते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं जहरीली टॉक्सिक गैसेस को, किस में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को वाटर और CO2 में, वाटर प्लस CO2 में। क्लियर है या नहीं है? इसमें क्या क्या होता है, कंटेन्स प्लैटिनम होता है, प्लेडियम होता है, रोडियम होता है एज कैटलिस्ट, और वर्क्स बेस्ट विद अनलीडेड पेट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, यह अनलीडेड, यह है अनलीडेड पेट्रोल। अनलीडेड पेट्रोल कौन सा हुआ, पता है आपको? अनलीडेड पेट्रोल कौन सा हुआ, अनलीडेड पेट्रोल बताइए, पता है तो? बिना सीसा वाला पेट्रोल के साथ सबसे बेहतर काम करते हैं, काम करता है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी आ जाती है CNG। क्या है ये? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये क्लीन फ्यूल है जो मेनली कंपोज्ड होता है, किसका कंपोज्ड है? कंपोज्ड ऑफ मीथेन। अ क्लीन फ्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। इसका मतलब क्या हुआ, CNG क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, एक क्लीन फ्यूल है। फ्यूल को हम ईंधन बोलते हैं ना, जिसमें क्या होते हैं, मुख्यतः जो मीथेन होती है इसमें, है ना। क्लियर? लेस पॉल्यूटिंग है, ये कम प्रदूषित है ना।
पेट्रोल और डीजल के मुताबिक, है ना, पेट्रोल डीजल की तुलना में ये कम प्रदूषण फैलाता है, रिड्यूस करता है एयर पॉल्यूटेंट्स को, वायु प्रदूषक को, जैसे कि CO हो गए आपके, NOx COx, इन सबको क्या करता है, SOx सॉरी, इन्हें क्या करता है, कम करता है। और दिल्ली में बसेस और ऑटोज़ में ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है या नहीं है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऑटोज़ में, बसेस में, रिक्शा में से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट MIC यानी मिथिल आइसोसाइनेट, क्या है ये? चलो जल्दी से देख लेते हैं। मिथिल आइसोसाइनेट क्या है? ये एक टॉक्सिक गैस है यूज इन पेस्टिसाइड प्रोडक्शन। तो ये एक जहरीली गैस है जिसे पेस्टिसाइड प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक विषैली गैस है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी। कॉजेज बर्निंग आइज, आँखों में जलन है, सांस लेने में दिक्कत, ब्लाइंडनेस हो गई, लंग डैमेज करती है, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये एक्सट्रीमली हैज़ार्डियस है, इवन एट लो कंसंट्रेशन। ये कह सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ही कम मात्रा में भी ना ये गैस जानलेवा है। आगे बढ़ते हैं, डिसीजेज़ एंड हेल्थ कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। डिसीजेज़ एंड हेल्थ कंडीशन यानी रोग और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति या स्थितियाँ। डिसीजेज़ एंड हेल्थ कंडीशंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है प्लम्बिज्म यानी लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग क्या है? ये किस वजह से होती है? ये किस वजह से होती है? कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू लेड यानी आपका PB, यानी यह रोग लेड यानी हम कह सकते हैं इसे शीशे के संपर्क में आने से होता है। ये किस पे असर डालता है? किस पे अफेक्ट करता है? ब्रेन हो गई, किडनी हो गया, हमारे रेड ब्लड सेल हो गए, है ना। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? एनीमिया, स्टमक पेन हो गया, लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है अगर बच्चे में तो बच्चों में सीखने की समस्या है, ब्रेन हो गया, पेट दर्द। तो ये सारे क्या हैं? सिम्टम्स हैं किसके? प्लम्बिज्म के। कॉमन सोर्सेज यानी कॉमन स्रोत क्या होंगे? मुख्य स्रोत कह सकते हो तो लेड पाइप्स हो गए, बैटरीज हो गए, पेंट्स हो गए, ये सब कॉमन सोर्सेज हो गए इसके, है ना। शीशे का पाइप हो गया, बैटरीज हो गए, पेंट्स हो गए, शीशा युक्त रंग होते हैं जो, तो ये सब क्या है? नुकसानदायक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज निमोनिया, इन्फेक्शन इन द लंग्स ऑफन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया यह एक फेफड़ों का क्या है? संक्रमण है। यह एक फेफड़ों का संक्रमण है। वो अक्सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है बैक्टीरिया से होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेन ले लूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कलर चेंज कर लूँ, बहुत मिक्सअप हो जाता है अदरवाइज। इसे नोट करना चाहो तो कर लो और नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्लियर है? ये जो इन्फेक्शन किस में हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। एक फेफड़ों का संक्रमण है जो किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, नामक बैक्टीरिया की वजह से ये हो रहा है। एल्वोली फिल विद पुश फ्लूइड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या है ये? चलो जल्दी से इसे देख लेते हैं। इसमें फेफड़ों की लिखा है ना एल्वोली, इसका मतलब क्या हुआ? वायु कोशिकाएं। वायु कोशिकाएं मवाद या लिखा है ना पस या फ्लूइड, तो मवाद या तरल से भर जाती हैं और उससे क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है। क्लियर हो गई बात? इसमें फेफड़ों की वायु कोशिकाएं जो होती हैं मवाद या तरल फ्लूइड या पस से भर जाती हैं जिस वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके सिम्टम्स हो गए जैसे बुखार हो गया, कफ हो गया, चेस्ट पेन हो गया, खांसी हो गई। क्लियर? ठंड लगना हो गया, चिल्स, है ना, बुखार, ठंड लगना, खांसी, सीने में दर्द। क्लियर है या नहीं? कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, यानी ये जो संक्रमण है ये बैक्टीरिया, वायरल और
फंगल से हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? नोट करना चाहो तो कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम देखते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, और कंफ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब आ जाता है लंग फाइब्रोसिस और बाइसिनोसिस। तो क्या है ये, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइसिनोसिस। ये क्या है? लंग डिसीज़ है। किस वजह से हो रही है? बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कॉमन इन टेक्सटाइल वर्कर्स। लेट्स सी, यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले तो बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस नाम देखो कैसे कैसे रखे हैं ना। ये क्या है? एक लंग डिसीज़ है ना, फेफड़ों की बीमारी है जो कॉटन मील, यानी कॉटन मील, कॉटन डस्ट की बात हो रही है, कॉटन मील जो हो गई, टेक्सटाइल वर्कर्स जो बात हो रही है, अभी आप समझ जाएंगे क्यों बोला मैंने। टॉप कॉटन मील में काम करने वाले लोगों को होती है। कॉमन इन टेक्सटाइल वर्कर्स है ना, यानी कॉटन मील में काम करने वाले वर्कर्स को होती है। क्लियर है? तो ये लंग डिसीज़ होने होती है जो कॉटन मील में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। और एक और बात कह सकते हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हो गए कॉटन मिल में, और जो कपास की कपास कहाँ गया, हाँ, कपास की धूल से ग्रसित होते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? लगातार खांसी होगी, है ना, खांसी होगी, लंग स्कैरिंग होगा, फाइब्रोसिस यानी होगा, वीजिंग होगी यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी होगी, फेफड़ों में क्या होंगे? घाव होंगे यानी फाइब्रोसिस होगा। क्लियर है? और इसको हम ब्राउन लंग डिसीज़ भी कहते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, नोट करके लिख लो। क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है एंथ्रोकोसिस कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। ये बीमारी कोयले की जो धूल है ना, लंबे समय तक संपर्क में रहे उसकी, तो उस वजह से होती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, जो कोयले की धूल होती है, कोल डस्ट हो गई है ना, यह बीमारी, ये एंथ्रोकोसिस जो है, ये जो बीमारी है, कोयले की धूल कह सकते हो, धूल के लंबे समय तक संपर्क में आने से होती है। कॉमन इन कोल माइनर्स, ये अक्सर जो वहाँ पे काम करते हैं वर्कर्स जो होते हैं, उनमें ये बीमारी पाई जाती है, उनको ये बीमारी होती है। क्लियर है या नहीं है? कोयले खदान होती है ना, कोयले की खदान, यहाँ लिख देती हूँ, अक्सर किसे होगी? कोयला खदानों में काम करने वाले या काम करने वालों में पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है? लंग्स टर्न ब्लैक, जो फेफड़े होते हैं वो काले हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, लगातार खांसी होती है, और इसको ब्लैक लंग डिसीज़ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एंथ्रोकोसिस को। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोकोसिस को हम ब्लैक लंग डिसीज़ करते हैं। जो कोयले की डस्ट होती है उसके संपर्क में, ज़्यादा संपर्क में रहने से बीमारी होती है, और जो कोयले की खदानों में काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। इससे जो फेफड़े होते हैं काले हो जाते हैं, लगातार खांसी होती है, और सांस लेने में दिक्कत भी होती है, और इसको हम ब्लैक लंग डिसीज़ कहते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं? आगे बढ़ा जाए, नोट साथ साथ बनाते चलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी एस्बेस्टोसिस, है ना। एस्बेस्टोसिस क्या है? ये भी एक लंग डिसीज़ है फ्रॉम ब्रीथिंग इन
एस्बेस्टोस फाइबर्स, यानी यह बीमारी जो है, यहाँ लिख देती हूँ, यह बीमारी एस्बेस्टस फाइबर के सांस के जरिए शरीर में जाने से होती है। नोट कर लीजिए साथ साथ प्लीज़। यह बीमारी एस्बेस्टस फाइबर के सांस लेने के ज़रिए शरीर में जाने से होती है। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत कन्फ्यूज़न है तो बताओ। ये जो एस्बेस्टोसिस है, ये जो बीमारी है, लंग डिसीज़ है, ये बीमारी एस्बेस्टोस फाइबर के सांस के ज़रिए शरीर में जाने से होती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? कॉजेज स्कैरिंग ऑफ लंग टिश्यूज, रिड्यूस लंग कैपेसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या होगा? फेफड़ों में, कह सकते हैं फेफड़ों में क्या हो जाती है? स्कैरिंग, यानी ये जो स्कैरिंग है इसका मतलब क्या हुआ? घाव बनना। फेफड़ों में स्कैरिंग होता है, घाव बनता है, और क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है लंग कैपेसिटी। हम कह सकते हैं श्वसन जो हो गया, सांस लेना की जो क्षमता हो गई, कम हो जाती है। ये कहाँ पे बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जो निर्माण या इंसुलेशन इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पे काम करते हैं। कॉमन इन वर्कर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आइसोलेशन इंडस्ट्रीज, ये बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जो निर्माण और इंसुलेशन इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बाकी क्लास जो होगी हमारी कल होगी। कल हम पढ़ेंगे सिलिकोसिस के बारे में, और भी सिड्रोसिस, स्टोन लेप्रोसी, ब्लू बेबी डिसीजेस, हाइपरटेंशन, यूरेमिया, टॉक्सिक एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बट आज नहीं, ये सारी बातचीत होगी कल की क्लास में। तो कल की क्लास, सॉरी कल नहीं, एक्चुअली मंडे को होगी क्लास। कल तो क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे संडे होता है आपका ऑफ। अब क्लास होगी मंडे को शाम को 6 बजे। तो रेडी रहिएगा मंडे को कॉपी पेन के साथ। सैटरडे संडे 2 डेज़ आपको मिल रहे हैं रिवीजन के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी। रिटन एग्ज़ाम की खूब बढ़िया ज़बरदस्त तैयारी कर लो। मिलती हूँ मंडे को शाम को 6 बजे, और अगर कोई क्लास स्किप हो गई हो तो अटेंड कर लेना। प्लेलिस्ट में सब क्लासेस ऑलरेडी ऐड हैं। एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे फिर मंडे को एक्चुअली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।